नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हिंदी की बात करो तो इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा भी नहीं, एक्चुअली आप लोग के लिए न्यू चैप्टर होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये 9th तक इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना, तो आप लोग के लिए नया चैप्टर होगा, इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, समझते रहना। और एक्चुअली ये आसान है, सबसे पहला बात तो ये समझो, ये आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले समझते हैं ये होता क्या है। देखो ध्यान से देखो, समांतर श्रेणी इस तरह से समझ लो कि एक सीक्वेंस टाइप से होता है। क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, मैंने एक देखोगे ना कि एक निश्चित सीक्वेंस में लोग जा रहा है, एक निश्चित सीक्वेंस, लिख लेना हिंदी में, सीक्वेंस में जा रहा है, लिख लेना। ठीक है, जा रहा है। एक तरह से आप देखोगे ना, एक निश्चित सीक्वेंस में, एक निश्चित क्रम में कोई भी चीज आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, तो ओवरऑल यही समांतर श्रेणी हम लोग देखेंगे कि क्या, और आगे इसको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझो, थोड़ा सा इसको जो है ना थिकनेस बढ़ा देता हूं तो और सही लगेगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि सबसे पहले आपको अगर ये चीज पढ़ना है तो कुछ पॉइंट्स आपको पहले पढ़ना होगा। ठीक है, देखो क्या, तो कुछ टर्म्स समझते हैं पहले। देखो क्या है टर्म्स। सबसे पहला अनुक्रम। क्या है अनुक्रम? इंग्लिश में उसको बोलते हैं सीक्वेंस। देखो समझना क्या बोलता है, संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो उसे अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो मतलब क्या, एक निश्चित नियम, मतलब कुछ ना कुछ एक निश्चित नियम फॉलो करेगा, साथ ही साथ एक निश्चित क्रम में ये व्यवस्थित होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो पॉइंट समझो कि अनुक्रम को आप ढेर सारे तरीके से व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ, जैसे एक अनुक्रम को कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक तरीका यह है कि अनुक्रम में कुछ पदों को इस प्रकार से लिखा जाए कि एक नियम या क्रम प्राप्त हो। देखो जैसे मान लो आप जैसे लिखे, जैसे 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि 2 में 2 ऐड की तो 4 आया, 4 में फिर 2 ऐड की तो 6 आया, फिर 6 में 2 ऐड की तो 8 आया। मतलब एक तरह से क्या हो जा रहा है कि हर स्टेप में जैसे जैसे बढ़ रहा है तो 2 हमारा एडिशन हो रहा है। वही लिखा है एक अनुक्रम है, क्योंकि एक निश्चित नियमानुसार बढ़ रहा है, जिसका nवां पद जो nth टर्म इसका होगा, सभी प्राकृतिक संख्या में क्या हो जाएगा? 2n होगा। 2n ही होगा, क्योंकि देखो बीच में देखो 2, 4, 6, 8 ले रहे हैं अपन, तो ये नहीं ले रहे हैं 1, 3, 5 सब, तो जो भी टर्म होगा वो 2 से रिलेटेड होगा, 2 into n, कोई दिक्कत, इसलिए यहाँ पे क्या है 2 into n। क्लियर? तो एक तरीके से आप पदों को इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लो कि दूसरे तरीके का यह है कि अनुक्रम को nवें पद को लिखा जाए, मतलब कोई भी अनुक्रम है तो उसका आप क्या लिख लो? nवां पद लिख लो। देखो जैसे क्या लिखा, देखो tn बराबर 2n + 5। अब देखो ये tn मतलब समझ लो कि ये होता है nवां पद, लास्ट पद आप बोल सकते हो इसको। tn मतलब एक होता है nवां पद और लास्ट पद आप आराम से बोल सकते हो। tn बराबर 2n + 5। अब बताओ n का जो जो वैल्यू रखते चले जाओगे, जैसे मान लो n रखेंगे तो n पहला पद हो जाएगा, फिर n बराबर 2 रखोगे तो दूसरा पद हो जाएगा। वही चीज लिखा है n बराबर 1 2 3 4 5, आराम से पुट करते चले गया, जिससे वो कितना बनेगा बताओ? अगर n के जब आप 1 रखो तो कितना बनेगा? 5 2 7। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो 7 हो गया। जैसे मान लो n बराबर 2 पुट करना है, यहाँ से 2 उठाओ, यहाँ से पुट कर दो, तो 2 दूना 4, 5 4 9। ठीक है, इसी तरीके से आप पद निकालिए, पहला t1 मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से आप लोगों ने पद निकाल लिया, कोई दिक्कत? तो एक तरह से ये क्या होगा, एक फिर सीक्वेंस बना, देखो ना, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, मतलब एक क्या बन रहा है? एक सीक्वेंस बन रहा है, एक अनुक्रम बन रहा है। ठीक है, आपको अनुक्रम का मीनिंग समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो इसी तरीके से tn = n² + 5 है, आप आराम से पुट करते चले जाओगे, आपको ये एक मिल जाएगा, कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत, कोई चक्कर नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस मिलता है, एक अनुक्रम मिलता है। तो आपको एक अनुक्रम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अब देखो समझो आगे का पॉइंट्स। एक होता है अपना परिमित एवं अपरिमित अनुक्रम, ये चीज समझना। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। नामी या परिमित मतलब क्या कि जो अनुक्रम होगा उसमें आपको फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। वही चीज है, देखो यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे हम लोग परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे मान लो 1 3 5 7, देखो बढ़ते बढ़ते कहाँ गया, लेकिन 25 पे क्या हो गया? ये रुक गया है। मतलब क्या कि 25 तक ये सीमित है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो? 25 के बाद आगे बढ़ नहीं रहा है, मतलब 1 से लेकर 25 तक सीमित, आप लोग क्या बोल देंगे? परिमित अनुक्रम है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी देखो 2 से लेकर 256 तक, ये भी क्या है? परिमित अनुक्रम। अगर बात करो आप अपरिमित अनुक्रम की, तो बताओ, देखो 4 9 14 19 24 जाते ही रह गया, लास्ट में कुछ लिखा नहीं है, एकदम डैश डैश करके छोड़ दिया। मीन्स क्या, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ इसका कहीं पे अंत है, तो आप इसको क्या बोलोगे? अपरिमित अनुक्रम। इसी तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल ये लो, इसको क्या बोल देंगे? अपरिमित अनुक्रम। ठीक है, अब ये चीज समझ लो कि किसी अनुक्रम के विभिन्न पदों को अनुक्रम का पद कहा जाता है। तो ऑब्वियसली ये सब क्या है? एक तरह से पद है, ये सब क्या है? पद है। ठीक है, इन पदों को
T1 T2 T3 या Tn या A1 A2 A3 An द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे जिससे मान T1 मतलब पहला पद, T2 मतलब दूसरा पद, T3 मतलब तीसरा पद, Tn मतलब nवां पद, या ऐसे भी लिख सकते हो A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, या An मतलब nवां पद। इसका मतलब ये आप T1 T2 T1 से लेकर Tn तक भी दिखा सकते हो पद को, और आप A1 से लेकर के An तक भी पद को दिखा सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखो किसी अनुक्रम के एनवे पद को उसका व्यापक पद या जनरल टर्म कहा जाता है। जो भी एनवा पद होता है ना, उसको Tn जो लिखते हो ना, वो एक तरह से समझो जनरल टर्म है। जनरल टर्म होने का मतलब ये होता है कि अगर n का वैल्यू कुछ भी पुट कर दोगे ना, तो डायरेक्ट आप उस पद पे चले जाओगे और वो पद को आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और जनरल किसे नोट करेंगे बताओ, Tn या An द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब एनवा पद। एक तरह से आप बोल सकते हो कि लास्ट पद आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो तो हम लोग अनुक्रम पढ़ लिए, क्या सीन बनता है, फाइनाइट और परिमिति पढ़ लिया और परिमिति पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो पॉइंट आता है श्रेणी, प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। देखो इंग्लिश में इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, श्रेणी, ठीक है। तो प्रोग्रेशन मतलब ये होता है कि ये एक डिफिनेट पैटर्न फॉलो करेगा, याद रखना पैटर्न, ये एक डिफिनेट पैटर्न फॉलो करता है। देखिए वैसा अनुक्रम, ये एक अनुक्रम मतलब सबसे पहले चीज समझो, कोई अनुक्रम मतलब एक निश्चित नियमानुसार तो काम करेगा ही, जो एक निश्चित प्रतिरूप डिफिनेट पैटर्न का अनुपालन करते हैं, श्रेणी प्रोग्रेशन या सीरीज कहलाते हैं, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट ये समझो कि अगर श्रेणी है, कोई भी श्रेणी है, चाहे समांतर श्रेणी है, चाहे गुणोत्तर श्रेणी है, चाहे हरात्मक श्रेणी, कोई भी है श्रेणी, सबसे पहले तो वो एक अनुक्रम होगा। ऑब्वियसली अनुक्रम वो होगा जो एक डिफिनेट पैटर्न को फॉलो करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन या सीरीज कहलाता है, ठीक है। तो ये जो श्रेणी होता है ना, ये तीन तरीके का होता है। एक होता है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो इंग्लिश की अगर बात करो, समांतर श्रेणी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हरात्मक श्रेणी को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये जो दोनों है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपको पढ़ना है आई थिंक 11th और 12th में, आप लोग देखो कहीं इन्हीं दोनों में से कहीं पे पढ़ना है, 11th 12th में, ठीक है। अपने को जो सिलेबस में है 10th के सिलेबस में जो है वो है अपना समांतर श्रेणी, ठीक है। अपने को बस क्या पढ़ना है बता दो, अपने को बस पढ़ना है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो सबसे पहले कि ये बोलता क्या वो समझ लो। जो समांतर श्रेणी जो अर्थमेटिक, चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, वो एक समझ लेना कि एक तरह से सीक्वेंस होता है। इसमें क्या होता है ना, सीक्वेंस होता है, और ये एक चीज एक पैटर्न फॉलो करता है। इसमें एक सर्व अंतर वाला टर्म आएगा जो मैं अभी बताता हूं। देखो जैसे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा बता दो जल्दी से, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद, पहले पद के अतिरिक्त की बात कर रहा है, अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। मतलब देखो समझो क्या सीन है। देखो जैसे मान लो जैसे एग्जांपल यहाँ से देखो उदाहरण जैसे मान लो कि 7 10 13 16 9 है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का कहना है ना कि आप कुछ मत करो। जैसे मान लो कि ई दोनों है, आप क्या करो, जो बाद वाला पद रहेगा उसमें से इसमें से घटा दो, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 10 में से 3 बचेगा। फिर जाओ ये दोनों, अब ये दोनों कंसिडर करो, फिर जो बाद वाला पद है माइनस पहले वाला पद, फिर ये दोनों को लो, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, फिर ये दोनों को लो, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। इन सब का अगर डिफरेंस अगर सेम हो जाए तब इनको बोल दिया जाता है कि हमारा ये समांतर श्रेणी है। इसलिए देखो क्या लिखा हुआ कि एक ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है कि अगर 7 में एक निश्चित संख्या जोड़े तो 10 हो जाएगा, फिर एक निश्चित संख्या तो 13 हो जाएगा। मतलब सिंपली बात है कि अगर आप बाद वाला पद माइनस अगर पिछले वाला पद को करते हो तो वो जो डिफरेंस आएगी ना, वो डिफरेंस अगर मान लो सब जगह सेम आता है तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। ये जो आप डिफरेंस निकालते हो, 10 - 7 करोगे, 13 - 10 करोगे, 16 - 13 करोगे, 19 - 16 करोगे, यही डिफरेंस को बोला जाता है सार्व अंतर। क्या बोला जाता है, सार्व अंतर, या इसको कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोला जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। और देखो ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि सार्व अंतर क्या क्या हो सकता है, तो याद रखना धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, एंड शून्य भी हो सकता है। ये चीज लिख लो, कॉपी में लिख लो, उसमें नोट्स प्रोवाइड करता ही हूँ, कॉपी में लिख लेना कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ करना नहीं है सार्व अंतर निकालने के लिए, बाद वाला टर्म माइनस पिछले वाला टर्म कर लोगे। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर देखो क्या करना था, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक समांतर श्रेणी है, ये 7 10 13 16 19 एक समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करें। मतलब कुल मिलाकर के ये आपको गिवन था, एक समांतर श्रेणी में है, इसका आपको प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात। तो प्रथम पद कौन सा दिख रहा है, ऑब्वियसली ये प्रथम में, तो प्रथम पद होगा 7। तो प्रथम पद कितना हो गया आपका बताओ, 7। अब निकालना क्या आपको, सार्व अंतर। सार्व अंतर निकालने के लिए मैं बताया था कि बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। जैसे पहले ये दोनों कंसिडर करो
क्या हो जाएगा 10 माइनस 7, फिर क्या हो जाएगा 13 माइनस 10, फिर क्या हो जाएगा 16 माइनस 13, फिर 19 माइनस 16, मतलब टोटल जो ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे। ऑब्वियस सी बात है, जब ये दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में है, इट मीन्स क्या, ई दोनों का डिफरेंस, ई दोनों का डिफरेंस, ई दोनों का डिफरेंस, ई दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। देखो वही सेम आ रहा है, 10 में 7 गया तो 3, फिर 13 में से देखा तो 3, 16 में से 13 गया तो 3, 19 में से गया तो 3, मतलब कुल मिलाकर ये जो 3 है अपना, ये आप एक बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। CD लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया सार्व अंतर क्या होता है, बाद वाला पद मैंने पिछला पद जैसे ही करते हो अपना काम हो जाता है, ठीक है। और अगर ऑब्वियसली अगर समांतर श्रेणी लिखा हुआ है तो जितना जगह भी आप सार्व अंतर निकालोगे वो हर जगह क्या होगा, हमारा सेम होगा, ठीक है। अब देखो, अब अपना अर्थमेटिक सीरीज, मतलब अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, मतलब सीरीज लग गया ना, सीरीज लगने का मतलब होता है कि उसमें आपको प्लस माइनस सब वाला सीन आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत। सीरीज टर्म जैसे आता है समझ लो उसमें क्या हमारा ऑपरेटर आ गया, प्लस माइनस सब जो होता है ना वो सब आ जाता है। जैसे मान लो किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पदों का धन एवं ऋण चिन्ह द्वारा संबंधित करना प्राप्त श्रेणी को अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। मतलब प्लस माइनस जैसे ही आ जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तब उसको बोल दिया जाता है कि अर्थमेटिक सीरीज। जैसे मान लो 1 + 5 + 9 + 13 तो क्या है, अर्थमेटिक सीरीज है। इसी तरह से देखो माइनस प्लस आ गया तो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अब जो देखेंगे हम लोग समांतर श्रेणी में कि व्यापक पद प्राप्त करना। व्यापक पद मतलब क्या, एनवां पद। एनवां पद प्राप्त हम लोग कैसे करें, तो देखो एनवां पद का पहले एक फॉर्मूला आप याद रखो। किसी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद ए हो तथा उसका सार्वंतर डी हो, प्रथम पद जो इनिशियल का स्टार्टिंग का पद होता है वही होता है, और सार्वंतर तो मैंने बता दिया था, बाद वाला मैंने पहले वाला करोगे तो वो आ जाएगा सार्वंतर। मतलब कुल मिला के इसका कहना ये है कि अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा इसका सार्वंतर डी है, तो आपको जो एनवां पद होता है वो होता है Tn बराबर a + n-1 × d। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Tn बराबर a + n-1 × d। तो अब बताओ Tn क्या एनवां पद है, a अपना प्रथम पद, n है वही एनवां पद, d अपना क्या है बता दो, सार्वंतर। ये d क्या है अपना, सार्वंतर, क्या है अपना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बहुत बंदा बोलते सर प्रूफ भी बता दीजिए सर, आपका मन तो चलो बताता प्रूफ। देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, उसका प्रथम पद ए ले रहे हो तथा सार्वंतर डी ले रहे हो, तथा दी गई समांतर श्रेणी को किस रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लो आपको हम दे दिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, आपको लिखने के लिए बोल दे कि सर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लिख के बता दो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो प्रथम पद ए होगा, फिर दूसरा पद जो होगा, जो पिछला पद होगा उसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा उससे प्राप्त होगा, मतलब डी। फिर जो तीसरा पद होगा दूसरे पद में प्लस डी करना होगा। फिर जो तीसरा पद होगा, ये जो फिर सॉरी चौथा पद जो होगा यहाँ पे, इसमें हम डी ऐड करेंगे, मतलब 1 + 2d था, यहाँ पे क्या हो जाएगा a + 3d। कोई दिक्कत, मतलब a था, a में पहले d से d को ऐड किए तो क्या हो गया a + d, फिर इसमें d को ऐड करो तो अगला पद आ जाएगा a + d + d। फिर इसमें अगर d की ऐड करोगे तो 1 + 2d था, एक और ऐड करो तो a + 3d, ठीक है। वहां देखो a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, इस तरह से आप बढ़ते चले जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर बात करो तो T1 अपना प्रथम पद कितना है, T1 a है, तो a को हम क्या नहीं लिख सकते, a प्लस ये जो 1 है 1 - 1 × d, क्योंकि अगर इसको आप तोड़ोगे भी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये। इसी तरह से T2 के लिए तो क्या a + d, ये T2 कितना था a + d, तो हम लिखेंगे a + d, ठीक है, कोई दिक्कत। a + d लिख लिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + d लिख सकते हैं, a प्लस ये जो 2 है 2 यहाँ पे लिख लिया -1 × d। इसी तरह से T3 लिख लिया a + 3 - 1 × d। T4 क्या हो जाएगा बताओ, a + 7 - 1 × d। कुल मिला करके आप देख रहे हो कि ये जो 4 है यही यहाँ पे हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे n रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आ जाएगा, वही चीज आ गया प्रूफ। Tn बराबर a + n - मतलब यही n यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। मतलब कुल मिला के आपका प्रूफ हो चुका है क्या, Tn बराबर a + n - 1 × d। मतलब क्या हमारा जो nवां पद होगा वो होगा a प्लस प्रथम पद प्लस n - 1 × d। d हमारा क्या है, सार्वंतर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो उससे पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, देखो समझना क्या पॉइंट्स हैं। नोट क्या, देखो किसी एपी के nवें पद को ही उसका व्यापक पद कहा जाता है। मतलब जो nवां पद होगा, जो nth पद होगा nवां पद, उसी को मतलब क्या बोलते हैं, व्यापक पद। इंग्लिश में इसको बोला जाता है तो जनरल टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जनरल, इंग्लिश में लिख लेना जनरल टर्म, TERM, ठीक है। तो जनरल टर्म आप लोग बोल सकते हो किसके, nवां पद को। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लो आपके पास कोई समांतर श्रेणी गिवन है,
अगर उसमें अगर आप एक प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो भी जो हम लोग को परिणामी जो समांतर श्रेणी मिलेगा, जो परिणामी हम लोग को पद मिलेगा, वो भी हमारा किस में होगा, समांतर श्रेणी में ही होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, याद रखना, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर समांतर श्रेणी है, अगर उसके जो वो जो प्रत्येक पद में अगर निश्चित संख्या से आप जोड़ कर दो या घटा कर दो तो जो फाइनली रिजल्ट आएगा ना, तो वो भी हमारा किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। इसी तरह से तीसरा देखो पॉइंट्स क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या से आप गुना या भाग दिया जाए तो परिणामी पद भी समांतर श्रेणी में होगा। मतलब एक तरह से समझ लो कि भाई चाहे जोड़ रहे, ठीक है, चाहे घटाव रहे, चाहे गुना रहे, चाहे भाग रहे, जो भी हम लोग का परिणामी पद मिलेगा वो हमारा किस में होगा, हमेशा समांतर श्रेणी में होगा। मतलब अगर समांतर श्रेणी में से चाहे जोड़ दे, किसी पद में जोड़ दे, घटा दे निश्चित रूप से, अच्छा गुना कर दे या भाग कर दे, तो जो हम लोग को परिणामी पद मिलेगा वो भी हमारा किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। ये पॉइंट्स रिमेंबर रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, ठीक है। चलो देखो अब मस्त क्वेश्चन सब करते हैं। चलो ये थ्योरी इतना दूर था, अब क्वेश्चन करते, देखो ध्यान से। थोड़ा सा इसको जो है ना इरेज कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको निकालना है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद आपको लिखना है, ठीक है। जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। मतलब ए 10 दिया हुआ, डी 10 दिया, तो क्या बताया था, सबसे पहले 10 लिखो, फिर मैं बताया था कि जो इसमें ये जो पद रहेगा उसमें आप डी ऐड कर दो। डी भी कितना था बताओ, 10 था, तो 10 ऐड किए, देखो तो फिर जो ये पद होगा कितना हो जाएगा, 10 + 10 20, फिर 20 में आप क्या फिर क्या ऐड करोगे, डी ऐड करोगे, डी कितना था फिर 10, फिर जो अगला टर्म होगा जो इज वाले टर्म रहेगा मतलब कितना हो जाएगा, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। अब इसमें फिर डी ऐड कर दो, कितना डी कितना था बताओ 10, तो कितना हो जाएगा 40। इस तरह से बढ़ते जाते, यहाँ पे देखो जैसे पहला क्या है 10, इसी 10 में डी को ऐड किए, इस 10 यही वाला 10 ये वाला 10 है, इसी में डी को ऐड किए, कितना हो गया 20। फिर ये वाला जो टर्म था 10 10 20, ठीक है, उसमें फिर हम लोग डी ऐड कर दिए 10। फिर जो ये वाला पूरा पोर्शन था, ये वाला जो पूरा पोर्शन था कितना था बताओ, 10 दूना 20, 10 30, तो ये 10 30, अब प्लस फिर से डी ए वाला, मतलब इस तरह से आप कितना पद लिखे चले जाओगे, तो क्या हमारा पद मिलेगा बताओ 10, ये 10 10 20, ये 30, ये 40, मतलब इस तरह से हमारे बढ़ता चला जाएगा पद, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि ए बराबर -1 डी बराबर 1/2, 4 पद लिखना है तो कुछ करना नहीं है, -1 लिखे, फिर -1 में डी ऐड किए, फिर ई वाले में फिर से डी ऐड किए, देखो ये -1 + 1/2 था, -1 + 1/2, तो फिर हम लोग क्या इसमें कर दिए, डी को ऐड कर दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। जैसे -1 + 1/2 था, तो अगर इसको जोड़ोगे तो -1 + 1/2 कितना होगा बताओ, -1 + 1 -1/2, तो -1/2, अब प्लस क्या करोगे जो डी है 1/2, तो -1/2 + 1/2 की 0 हो जाएगा। अगर इसको भी सॉल्व करोगे ना ये वाले को भी, ये भी 0 आएगा, 2 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा -1 + 1 0 हो जाएगा, फिर 0 हो गया। फिर अगला पॉइंट आराम से कर लोगे, ऐसे ही करते चले जाओगे, मतलब कुछ करना नहीं है। हर एक पद में आप जैसे जैसे बढ़िएगा उसमें आप डी ऐड करते चले जाइएगा, उससे जस्ट पिछले वाले टर्म में आपका काम बनते चले जाएगा, आप आराम से लिख पाइएगा। ये कमेंट बॉक्स में बताना कि 4 पद लिख करके, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो आप देखो कहाँ था, ये वाला तो अपना हो गया था ना। अब देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब क्वेश्चन बताया था, बताओ कि यहाँ पे प्रथम पद कौन सा है 3, अब पूछेंगे कि सार्वंतर क्या है। अगर ये दोनों की बात करो तो हम पता है बाद माइनस पहला, तो 1 - 3 कितना हो गया -2। अगर ये दोनों में देखो क्या हो जाएगा, -1 होता ना, बाद माइनस पहले होता है, याद रखना, बाद माइनस पहले तो -2, मतलब क्या बोल दोगे -2। जैसे इसका भी निकाल लोगे, 1/3 पहला पद हो जाएगा। सार्वंतर के लिए क्या करोगे बताओ, 5/3 - 1/3। फिर ये दोनों की बात करो क्या करोगे, 9/3 - 5/3। और ये वाला कमेंट बॉक्स में बताना हमको क्या कि इसका प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या होगा। जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन था, उसमें कितना देखो सार्वंतर आ रहा है कितना बताओ, देखो सार्वंतर जब निकाले तो कितना आ रहा है, डी बराबर देखो -2 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर डी निकालो कितना करो, 5/3 - 1/3 करोगे ना, देखो बाद वाला पद माइनस पहले वाला कितना होगा 4/3। और ये वाला क्वेश्चन आप बताना कमेंट बॉक्स में कि कितना इसका प्रथम पद और सार्वंतर आया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा जूम कर लो, क्या रुको एक मिनट जूम कर लेता। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन अनुक्रम एपी में है। सबसे पहले आपको आप चेक करके बताना कि भैया जो अनुक्रम गिवन है उनमें से हमारा कौन कौन एपी में है। यदि कोई अनुक्रम एपी में है तो उसका सार्वंतर और बगल के 3 पदों को लिखे। अब एपी में चूज करना तो आपको क्या सार्वंतर सेम होना चाहिए। जैसे मान लो 2 4 8 16 है, किसकी अगर बात करें
तो सार्वंतर निकालो 4 - 2 8 - 4 और 16 - 8 कितना आ रहा है, देख रहे हो ना सार्वंतर हर जगह कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे जब निकाल रहे 8 - 4 तो 4 आ रहा है। मतलब क्या सार्वंतर एक तरह से क्या सेम नहीं है, सार्वंतर सेम होता तभी तो होता समांतर श्रेणी में। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली बात ऐसा हो रहा है ना कि चूंकि कोई दो लगातार पदों का अंतर समान नहीं है तो आप लोग क्या बोल दोगे, ये हमारा एपी में नहीं है। सार्वंतर सेम होना चाहिए, इसको जैसे इसको घटाए तो सेम आना चाहिए, और इसी तरह से उसको घटाए, जैसे मान लो यहाँ से देखो इसको अगर घटाए तो ये भी सेम आना चाहिए, इसको घटाए भी इसका भी सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, 2 4 8 हो जा रहा है, इससे हमारा डी सेम नहीं आ रहा है, इससे लोग क्या बोल देंगे एपी में नहीं है। इसी तरह से ये कमेंट बॉक्स में बताना कि ये हमारा एपी में है या नहीं है। चलो मैं ये बताता हूँ √2 √8 √18 वाला, देखो जैसे मान लो √2 √18 √18 और ये कितना √8 है और √18 और √32, यही हमको निकालना था। तो रूल क्या है, सबसे पहले अगर एपी में चेक करना है तो आपको सार्वंतर अगर मान लो सेम आ जाएगा तो हो जाएगा, तो निकालो सार्वंतर √8 - √2 फिर √18 - √8, तो √8 क्या लिख सकते हो 2 √2 लिख सकते हो ना भाई। अरे 8 को क्या लिखोगे बताओ, 2 चौका 8 2 दूना 4, तो 2 और √2, ठीक है। -√2 कितना हो गया √2, अगर ये नहीं आता है √2 कर लेना तो बनाना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो T3 - T2 है तो क्या हो जाएगा √18 - 8 √8, तो √18 को अगर तोड़ोगे तो 3 √2 - 2 √2 कितना √2। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बात समझना, मतलब जो कुल मिला के देख रहे हैं भाई कि जो हम लोग जो सार्वंतर निकाल रहे हैं दोनों में सेम आ रहा है। मीन्स क्या, अगर सार्वंतर दो लगातार पदों का अगर सेम आ जाए तो आप उनको क्या बोल सकते हो, भैया ये हमारा एपी में है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया ये हमारा एपी में है या नहीं है। अगर मान लो है तो हमको सार्वंतर बता देना और अगला 3 पद लिख के बता देना, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखो अब ध्यान से क्वेश्चन समझो क्या है कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। क्वेश्चन समझो बस, कह रहा है कि आपके पास ये सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है भाई कि इसका कौन सा पद 78 है। देखो कभी भी अगर क्वेश्चन गिवन रहे ना तो एक चीज समझो कि देखो एक्चुअली यहाँ पर अगर 10th की बात करो तो इसमें समांतर श्रेणी की ही बात करता है, तो इसमें जो होगा ना हमेशा जो भी एपी गिवन रहेगा वो समझ लेना कि अर्थमेटिक ही गिवन रहेगा। चेक भी करना है तो कर लेना। देखो 8 - 3 5 होगा, 13 - 8 5 होगा, 18 - 13 5 होगा, मतलब क्वेश्चन में के सार्वंतर सेम आ रहा है। आप लोग सिंपली बोल सकते हो कि भाई ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा किसमें है, ये हमारा है एपी में, ठीक है। वो नहीं भी चेक करो तो चलेगा, लेकिन चेक कर लेना, बुधियार हो तुम चेक कर लोगे, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा पद 78 है, आपको ये पता नहीं कि कौन सा पद है, लेकिन आप मान लो कि मान लो nवां पद 78 है, खत्म क्वेश्चन हो गया। मान लो कि अगर तो पता नहीं कौन सा पद अपने को 78 है, तो आप लोग मान लो nवां पद कितना 78 है, बस अब tn का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d बराबर 78। a क्या हो जाएगा बताओ, स्टार्टिंग का टर्म 3, d क्या होता है सार्वंतर, मतलब 8 - 3 होता है ना। सार्वंतर कैसे निकालते हो, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म 5, फिर n, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो यही आपका जो n आया ये कितना हो गया 16। मतलब आप सीधा बोल सकते हो कि भैया हमारा 16वां पद होगा वो हमारा कितना होगा 78 होगा, ठीक है। इसे अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, सही क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उस एपी का 31वां पद आपको निकालना है भाई, ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद इतना है और 16वां पद इतना है। मतलब कुल मिलाकर समझ लो T11 आपको 38 दिया हुआ है और T16 आपको 73 दिया है। देखो वही लिखा होगा, देखो T11 38 दिया हुआ है, इसको बराबर 38 लिख लो, कोई दिक्कत। और जो दूसरा था वो कितना था, T16 आपको कितना दिया है वो भी लिख लो, बराबर कितना था बताओ दो भाई 73 था, बस कुछ थोड़े था। अब देखो T11 बराबर 38 है, T11 का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a + n - 1 × d। अगर ए की बात करो तो ए तो पता नहीं है, तो a + n पता है क्योंकि यही Tn 11 है, तो 11 - 1 × d। तो पहला इक्वेशन जब सॉल्व किए तो हम लोग के पास आ गया a + 10d बराबर 38। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब दूसरा इक्वेशन सॉल्व किए T16 बराबर 73, तो इसमें भी लगा दी a + n के जब 16 था तो Tn एक तरह से यही तो n है, यही ना लिखते हो भाई Tn, मतलब n के जब 16 है तो 16 - 1 × d। जब इसको सॉल्व किया तो आपको आया a + 15d बराबर 73, इक्वेशन 2 आ गया। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं कर सकते क्या, a + 10d बराबर 38 है और a + 15d बराबर 73। तो हम लोग क्या किए ना कि समीकरण 2
-1 कर लिए, तो इससे होगा क्या कि a प्लस 15d माइनस a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d, ठीक, बराबर 73 माइनस 38। फाइनली जब सॉल्व किया तो हम लोग का कितना आ गया, d बराबर 7। अब किसी इक्वेशन में चाहे इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करता रुको, किसी इक्वेशन में चाहे इसमें आप पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, किसी में रखोगे तो a हमारा आ जाएगा, तो पुट करके रख दिया इक्वेशन 1 में ही, इक्वेशन 1 में ही रख दिया, तो आपका जो a आया वो कितना आया बता दो, -32। आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखो, हमको निकालना है 31वां पद, मतलब कुल मिलाकर हमको निकालना T31। T31 क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 यानी 31 - 1 इंटू डी, तो a कितना था बताओ, a आप निकाले थे कितना, -32, तो -32 प्लस 31 में जाएगा तो 30, और d कितना निकाले थे बताओ तो जल्दी से, 7, कितना हो जाएगा, 7 या 2 10 -32, तो 2 10 में से 32 से घटाओ कितना होगा, 2 10 -32 कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, मतलब ये हो जाएगा 1, मतलब 178। देखो T31 कितना है, 178 आया, समझ आ रहा है, वैसे ही करना भाई, Tn निकाल ली, उससे a और d आ गया, अगर हमको निकालना T31 तो एक तरह से मतलब Tn और क्या होता है, a प्लस n-1 डी, यहाँ हो जाएगा a प्लस n की जगह पे 31 - 1 डी, तो और a और d का वैल्यू पुट करोगे यहाँ से, आपको आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ये आपको प्रैक्टिस करने दे रहा हूँ, जो बन रहा है क्वेश्चन उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मस्त बना लोगे। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखो अगला वाला क्या कह रहा है कि एपी अपना 24, 21, 18, 15 है का कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा। देखो आपको ये पता नहीं है भाई कि इसमें कौन सा पद हमारा निगेटिव है या ऋणात्मक, तो आप जस्ट क्या मान लोगे, एनवां पद ऋणात्मक है, मतलब अगर टीएनवां पद ऋणात्मक है मीन्स क्या, ऋणात्मक मतलब क्या होता है, माइनस, तो मतलब क्या ये जीरो से छोटा होगा तभी ऋणात्मक होगा, वही लिखे हैं देखो, टीएन लेस देन 0। देखो कह रहा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो अब क्या ऋणात्मक पद कौन सा होगा, मान लिया कि एनवां पद ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होने का मतलब क्या, 0 से छोटा, लेस देन 0, वही लिखे देखो, टीएन लेस देन 0, कोई दिक्कत, वही लिखा हुआ है। अब फिर टीएन का फॉर्मूला पुट कर लो भाई, a प्लस n-1 डी लेस देन 0, a कितना था 24 था, n तो निकालना ही था, d कितना हो जाएगा 21 - 24, कितना हो जाएगा बता दो, -3। हमेशा बोल रहे हैं ना, बड़ा सॉरी जो आगे वाला पद है माइनस पिछले वाला पद, ये करना, ऐसा मत करना कि बड़ा माइनस छोटा, ऐसा नहीं, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, जैसे मान लो 21 18 की अगर बात करो, ये आगे वाला पद है, 18 में से किस लोगे, फिर 15 में से 18 लोगे, तो -3 लेस देन 0। जब फाइनली आप सॉल्व किए तो 3n कितना आ गया, ग्रेटर देन 27, मतलब n ग्रेटर देन 9 हो रहा है, मतलब अगर आप ये चीज देखो n ग्रेटर देन 9 मतलब क्या, 9 से जो हमारा पद बड़ा होगा वही हमारा क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, तो n से अगर 9 से बड़ा पद अगर देखो तो क्या हो जाएगा बता दो 10, तो 10वां पद से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा 10वां पद क्या हो सकता है, हमारा एक ऋणात्मक पद हो सकता है, मतलब होगा, हो सकता है क्या होगा भाई, n ग्रेटर देन 9 मतलब क्या, 9 से जो बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक पद होगा, ठीक है, जैसे n बराबर 10 आ गया तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात करें जिसका 8वां पद इतना है, मतलब T8 31 है, 15वां पद 11वें पद से अधिक है, मतलब जो 15वां पद है मतलब T15 है 11वें पद से 16 अधिक है, मतलब T15 जो है वो T11 से 16 अधिक है, मतलब इसको लिख सकते हैं ना, T15 बराबर T11 प्लस 16, वही लिखा हुआ देखो ध्यान से, कहाँ है भाई बता दो। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये Tn बराबर लिख लिए, तो T8 वाला ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब फिर T15 वाला ये कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो इनका कहना ये है हम लोग का कि भाई T15 बराबर क्या हो जाएगा बता दो, T11 प्लस क्या 16, ठीक है, ठीक है। तो चलो भैया आप पहले सबसे निकाल लेते हैं भाई क्या क्या है, अगर देखो T8 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 8 - 1 डी मतलब a प्लस 7 डी, ठीक है। इसी तरह से T15 निकालो क्या हो जाएगा, a प्लस 14 डी, 15 - 1 a प्लस 14 डी, ठीक है। इसी तरह से T11 निकाल लो, a प्लस 10 डी, कोई दिक्कत, फार्मूला से Tn बराबर a प्लस n-1 डी, ये n 11 है तो यहाँ पे 11 - 1 हो, क्योंकि n यहाँ यही जो n होता है यहीं पे n होता है, ठीक है। और T8 आपको कितना दिया हुआ देख लो 31, मतलब a प्लस 7 डी आपको 31 दिया, मतलब कुल मिला के हम लोगों ने जो जो क्वेश्चन में गिवन था उसको लिख लिया, लेकिन बट एक कंडीशन में भी लेफ्ट है, ये वाला T15 बराबर T11 प्लस 16, T15 बराबर T11 प्लस 16, फिर T15 क्या पुट करोगे बताओ, a प्लस 14 डी, यहाँ से देखो यहाँ पे पुट किए हुए, ठीक है। फिर देखो थोड़ा सा मिटाता हूँ, रुको एक मिनट, ठीक है। जब यहाँ पे अगर देखो
कि T11 क्या लिखोगे बता दो, A प्लस 10D लिखोगे, ठीक है, प्लस 16। जब फाइनली इसको सॉल्व किया तो आपको D का वैल्यू कितना आ गया 4। अब देखो किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर लो, किसी भी, जैसे मान लो T8 से A प्लस 7D बराबर 31 था, तो इसी में अगर D का वैल्यू अगर 4 पुट कर देते हो तो आपको A आ जाएगा। कर ही लेते नहीं यार, पुट ही इसी में किया। देखो A प्लस 7 इंटू डी के जब क्या पुट कर दिए 4, 31, तो डी हमारा A कितना हमारा 3 आ गया। अब देखो A 3 आ गया, डी आ गया, क्या लिखना था क्वेश्चन में, पढ़ लो एक बार। कह रहा है कि वह AP ज्ञात करते, AP लिख दो भैया, क्या हो जाएगा A प्लस डी, A प्लस 2D, मतलब 3 में अब फिर क्या ऐड कर दोगे, 4 तो 7, फिर 4 ऐड करो 7 में तो 11, फिर 11 में 4 ऐड करो तो 15, फिर 11 में 4 ऐड करो, सॉरी 15 में ऐड करो तो 19। मतलब ये क्या होगा हमारा, एक AP हमारे सामने आ चुका है। तो ये क्वेश्चन था, एक ठीक ठाक क्वेश्चन उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे क्या है क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन आसान सा है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना कि nवें पद समान होगा, मतलब कुल मिला के इसका Tn और इसका Tn आप क्या कर दोगे, सेम कर दोगे। कोई दिक्कत है, वही किया होगा। देखो अगर इसका Tn की बात करोगे तो A प्लस n माइनस डी, ये तो 63 होगा, और डी क्या होगा बताओ 2, 65 माइनस 63, कोई दिक्कत। अगर इसका Tn की अगर बात करते हो आप 3, 10, 17 की, तो A प्लस n माइनस 1 डी, ए कितना है 3, प्लस n माइनस 1 डी कितना होगा 10 माइनस 3 कितना होगा 7। फिर ये क्या है, क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि भैया इसका Tn और जो इसका Tn है दोनों क्या है, सेम है, तो आप सेम कर लो। दोनों को सेम किए, मस्त सॉल्व किए भाई, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आया n बराबर 13, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि इस और इस समांतर श्रेणी में 13वां पद ऐसा होगा जो एक दूसरे के समान होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो कि ये अच्छा क्वेश्चन है, करेगा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। क्या याद रखना है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, कि कम से कम 4-5 ऐसी संख्या को आपको लिखना है, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या कम से कम आपको 4-5 ऐसी लिखनी पड़ेंगी जो आपको दिख रही है। जैसे मान लो अगर ये देखो, जैसे देखो यहाँ पे कि आपको 3 अंक टोटल संख्या निकालना है, टोटल कितना संख्या है जो आपको 7 से विभाजित, आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स लिखोगे तभी तो आइडिया मिलेगा भाई क्या AP और क्या बन रहा है हमारा, ठीक है। तो हम लोग लिखे कि भैया अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100, तो 100 से हम ऊपर बढ़ाते चले गए, तो हमको सबसे पहला पॉइंट मिला 105 जो 7 से डिविडेबल है, फिर 112 है, फिर 119 है, फिर जो चलते चलते गए 1994 है। मतलब आपको कुल मिला के कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको करना होता है कि इस तरह कोई भी संख्या रहे, इस तरीके का कोई भी संख्या रहे, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन रहे, सॉरी, जिसमें आपको क्वेश्चन में आ जाएगी कि इतनी कितनी संख्याएं बनेंगी, तो आपको एक चीज समझ में रखना है कि आपको nवां पद ज्ञात करना है। पहले nवां पद अगर आप ज्ञात कर लिए तो आपका n निकल जाएगा, टोटल संख्या निकल जाएगा। मतलब जब हम लोग 3 अंकों वाली संख्या के 7 से विभाज्य, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या पर गए, 3 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है 100, तो 100 से बढ़ते 105 हो गया। अगर a आ गया, ठीक है, फिर थोड़ा सा और लिखे, कितना 112, 105 के बाद 112 लिख लिए, फिर आपको सीधा लास्ट पद पे चले जाना। लास्ट पद कितना होगा 1000, अगर 1000 की बात करो तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, मतलब क्या 4 जीरो है, ये तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। मतलब आपको कुल मिला के क्या करना है, जो 999 है उससे कम ही लेना है। तो 999 से कम एक ऐसा ही 994 है जो हमारा 7 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन एक चीज तो बोल सकते नहीं, ये nवां पद क्या हमारा 994 है, nवां पद हमारा क्या है 994 है भाई। देखो बस अब फॉर्मूला लगाना है, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 टू डी, 994, एक कितना था बताओ 105 प्लस n माइनस 1, डी कैसे निकालोगे 112 माइनस 105, 119 माइनस 112, ठीक है। डी कितना है हमारा बताओ 7, वैल्यू पुट किया, आपका n कितना है 128। मतलब टोटल 128 ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो हमारे 7 से विभाजित होने 3 संख्या जो 7 से हमारा विभाजित होगी, ठीक है। मतलब इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहे, जब आपको ये बोल देंगे हमको नंबर्स ऑफ, हमको बताओ नंबर्स ऑफ संख्या जो इससे इतना डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल होगा या उससे डिविजिबल होगा, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप nवां पद लिख लेना, मतलब शुरू का 2 पद लिख लो, मतलब कुल मिलाकर 3 पद लिखना था। शुरू का 2 पद लिखो, फिर लास्ट का 1 पद लिखो, बस। इससे मतलब क्या होता है, यहाँ से आपको a मिल जाता है, ये दोनों को जब घटाते हो तो d मिल जाता है, और आपको जो मेन पॉइंट जो Tn है वो Tn यहाँ से मिल जाएगा। बस फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आएगा। मतलब 3 टर्म आपको 3 पद लिख लेना, पहला, दूसरा, लास्ट लिखने का यही फायदा है कि Tn इसके इक्वल हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगा के मस्त हम लोग निकाल लेंगे। जैसे देखो AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करें। ये आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है।
जैसे तो एक अच्छा क्वेश्चन है, समझना, अच्छा क्वेश्चन क्या आसानी है। यदि किसी एपी का पीवा पद Q हो तथा क्यूवा पद P हो तो सिद्ध करें कि एनवा पद P प्लस क्यू माइनस एन होगा। मतलब क्या रहा है कि पीवा पद मतलब TP बराबर Q है, सबसे पहले ये समझो, TP बराबर Q है, तथा क्यूवा पद P हो मतलब TQ बराबर P है। तो बस फॉर्मूला तो पुट करना है। TP क्या हो जाएगा बताओ, A प्लस P माइनस वन डी बराबर TP बराबर क्या है तो Q, ये TP जब Q, फिर ये वाला जैसे का तैसे लिख दिया। देखो यहाँ पे, यहाँ भी देखो TQ बराबर कितना था P, तो TQ बराबर क्या था A प्लस क्यू माइनस वन डी। ये क्या था TQ बराबर P था तो P, ये वाला टर्म जैसे का तैसे यहाँ पे है A प्लस क्यू माइनस वन डी। ठीक है, फाइनली ये चीज मिल गया। आप क्या करो कि समीकरण देखो, हमको तो निकालना क्या, A और D तो निकालना होगा, तभी तो तुम एनवा पद निकालोगे। तो हम क्या करते हैं ना, ये दोनों को माइनस कर, इससे हमारा A क्या हो जाएगा, कैंसलाइज हो जाएगा। वही करते देखो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दो, वरना 1 माइनस 2 करने के लिए बोल रहा है, तो क्या होता है बताओ। तो अगर P की बात करो तो मेरे को लग रहा है ना थोड़ा सा कि लोग गलत किया है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर इसका मतलब ये हो रहा है ना 2 माइनस 1 कह रहा है, 1 माइनस 2 नहीं, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा बताओ, P माइनस क्यू बराबर ये कट जाएगा Q माइनस वन इंटू डी माइनस P माइनस वन इंटू डी। वही चीज तो लिखा है P माइनस क्यू ये वाला बराबर A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी ये वाला, और माइनस A माइनस P माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जब यहाँ से देखोगे तो A हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब फाइनली आप सॉल्व करोगे इस चीज को, आपको जो वहां पे D मिलेगा वो आपको मिलेगा -1। मतलब जो हम लोग का सार्व अंतर मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1। इसी D का वैल्यू किसी में पुट कर दोगे, इसी D का वैल्यू किसी चाहे इसमें पुट कर दोगे तो आपको A मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर दिए। ये वाले इक्वेशन में देखो Q बराबर A प्लस P माइनस वन इंटू डी में मस्त पुट कर दिए, D बराबर देखो -1 पुट कर दिए। जो भी हम लोग सॉल्व किए तो हमारा A कितना आ गया, A प्लस क्यू प्लस P माइनस वन। मतलब अब आपको A भी आ गया है और D भी आ गया है। आपको टेंशन थोड़ा है भाई, लिख दो TN क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन टू डी। ए की जगह पे ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म लिख लिया Q प्लस P माइनस वन, एन माइनस वन जैसे का तैसे, D की जगह -1। जब फाइनली सॉल्व करोगे तो TN हमारा कितना आ जाएगा बता दो, P प्लस क्यू माइनस एन। ठीक है, यही आपका TN पद। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन करते बोलते जाएगा ना, वैसे वैसे आप करते जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन बने, एकदम आसान टॉपिक है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, अच्छा इसका वेटेज भी हो रहता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझा देता हूं कि थोड़ा सा जूम करता रुको। देखो अभी तक क्या हो रहा था ना कि हम लोग स्टार्टिंग का पद पता होता था, अभी लोग क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग का पद पता रहता था, D पता रहता था, मस्त हम लोग TN लिख देते थे क्या, A प्लस एन माइनस वन टू डी, जब हम लोग शुरू से अंत की तरफ जा रहे थे। अब क्या है ना कि अब देखो थ्योरम 2 एक तरह समझो क्या है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद A सार्वंतर D तथा अंतिम पद L हो तो सिद्ध करें कि अंत से, ये समझना, अंत से उस एपी का एनवा पद L माइनस एन माइनस वन टू डी होगा। मतलब कुल मिला के समझो, जो तुम इधर से इधर जा रहे थे, मतलब शुरू से अंत की तरफ जा रहे थे, तो TN का फॉर्मूला होता था A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता था। अब आप अगर इधर से इधर आओगे, अगर आपको लास्ट पद पता है, आपको कुछ नहीं करना है, एक जगह पर सीधा L पुट कर देना है और यहाँ पे प्लस जगह पर माइनस पुट कर देना, मतलब L माइनस एन माइनस वन टू डी। यही बस आपको याद रखना है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे मान लो, इसे एक क्वेश्चन कर लो, जैसे 3, 6, 9, 12, 99 है कि अंतिम से 10वां पद याद कीजिए। मतलब ये बोला अंतिम से 10वां पद याद कीजिए, मतलब T10 चाहिए। तो क्या होगा बताओ, आप करोगे वैसे। अगर सिंपल सा फॉर्मूला अगर मान लो शुरू से बोलता तो आप क्या लगाते, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाते, लेकिन ये तो बोला अंतिम से, तो एक जब क्या पुट कर दिया बताइए L, यहाँ प्लस जब माइनस फिर एन माइनस वन इंटू डी। अब बताओ L अंतिम पद कितना, 99। देखो माइनस यहाँ पे क्या बताओ n है, n कितना है बताओ तो जल्दी से भाई, n है 10 है ना भाई, 10वां पद -1, और D कितना है बताओ तो 6 माइनस 3, 9 माइनस 3 है। मतलब जो फाइनली सॉल्व किया वो कितना होगा, 72। मतलब अब आप आगे से भी कोई भी पद निकाल सकते हो और पीछे से भी कोई भी पद निकाल सकते हो। अगर आगे से पद निकालना है तो TN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉलो करना होगा। अगर आपको अंतिम से कोई भी पद निकालना है तो आपको फॉलो करना है ये वाला फॉर्मूला, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे L अपना क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो देखो कि आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो छोटा सा वीडियो होगा, वो हम लोग अंक गणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन पे बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे समेशन वाला। ठीक है, मैंने एक्चुअली आपको 3 से 4 लेक्चर में ये हमारा APGP खत्म हो जाएगा। अरे यार बंदा, अरे मजा आया हो ना यार, तो आप लोग शेयर करो, आप लोग शेयर नहीं करते यार।
मैं देखता हूँ आप लोग केवल देख लेते हो और छोड़ देते हो। कम से कम शेयर करो यार, बंदे को लाओ, मोटिवेट। एक्चुअली जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना और व्यूज जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, हम लोग को और मोटिवेशन आता है और आप लोग को पढ़ाने का। और यार कमेंट ऑप्शन जरूर बताया करो, जो भी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन बताया करो, और आपको अगर अच्छा फील हो ना तो यार आप बताया करो, ठीक है ना। और नीचे व्हाट्सएप को तो नहीं, देखो टेलीग्राम फेसबुक सबका लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे ना तो वहां से मैं ढेर सारा क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा चुपचाप जाना, कोई भी बुक रहे आराम से उठा के लगा सकते हो, गारंटेड है, ठीक है। चलो तो आज का वीडियो इतना रखते हैं।